हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एससी वर्मा चैप्टर 32 इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 38 ये क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम रजिस्टर शोन इन द फिगर। ये सर्किट आप देख सकते हैं। स्टूडेंट आज के क्लास की कुछ खास बात ये होगी कि यहाँ पर अभी जितने भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे उन सारे क्वेश्चंस को आप बिना पेन का यूज किए मतलब बहुत ही क्विकली उसको तेजी से सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन की सहायता से। वन थिंग। सेकेंड थिंग, उसके बाद जो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड स्टूडेंट होगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का यूज करके कैसे हम लोग डिफरेंट लूप में इक्वेशन लिखते हैं उसका यूज करके भी, हालांकि वो मेथड थोड़ा लेंदी होता है, ट्रेडिशनल मेथड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है स्टूडेंट। हम हमेशा कहते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार आपको अगर कुछ पता नहीं चल रहा है कि वोल्टेज क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, कैसे क्या इसको प्रोसीड करें, उस केस में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लूप में कैसे इक्वेशन को लिखते हैं ये बिल्कुल एक रामबाण की तरह काम करता है। तो ये मेथड आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो उस मेथड से भी सॉल्व करेंगे और लास्ट में उसके बाद हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ का भी यूज करके जो कि कंपैरेटिवली इजी होता है जिससे क्वेश्चन थोड़ा तेजी से बनता है, उस मेथड की सहायता से भी हम लोग हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 38 में आप देख सकते हैं सर्किट दिया हुआ है और यहाँ पे करंट हम लोगों को निकालना है 10 ओम रजिस्टर से। ये 10 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो करता है। स्टूडेंट चलिए पहले मेथड की बात करें, फर्स्ट मेथड। अगर मान लिया इसको आप चाहते हैं क्विकली बनाना बिना पेन का यूज किए तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज कीजिए स्टूडेंट करंट हम लोगों को निकालना है इस 10 ओम रजिस्टर से करंट निकालना है। ओके चलिए सपोज कीजिए अगर ये सेक्शन नहीं होता, ये 6 ओम के क्रॉस ये जो सेक्शन कनेक्ट किया गया है 10 ओम और इसके साथ एक बैटरी है 3 वोल्ट ईएमएफ का, ये अगर नहीं होता, एज्यूम कीजिए कि ये नहीं है, तब इस सर्किट में ये नीचे सिर्फ ये एक लूप होता, इसमें कितना करंट फ्लो करता ये हम देखते हैं थोड़ा। तो इसमें कितना करंट फ्लो करता है स्टूडेंट, दोनों आपका सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है 9 ओम और इसमें करंट कितना फ्लो करता है I = V/R, तो 4.5 डिवाइडेड बाई 9 मतलब हाफ ओम का इसमें करंट फ्लो करता। स्टूडेंट हाफ ओम का जब करंट फ्लो करता तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता, हाफ ओम का करंट, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता हाफ इंटू 6 V = IR, तो हाफ इंटू 6 मतलब 3 वोल्ट। स्टूडेंट अगर ये सेक्शन नहीं होता तब हम लोग कैलकुलेट कर लिए कि ये 6 ओम जो रजिस्टर है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट होता। ठीक है चलिए अब क्या किए स्टूडेंट कि भाई 3 वोल्ट है, अब इसके क्रॉस 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। अब क्या किए कि इसके क्रॉस हम ये एक सेक्शन को जोड़ दिए हैं। तो ध्यान दीजिएगा भाई, जब इसके क्रॉस जो बैटरी जोड़ा गया है उसका भी ईएमएफ 3 वोल्ट है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 3 वोल्ट था, मतलब है कि निश्चित रूप से इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। स्टूडेंट क्लियर है, 0 होगा क्योंकि जितना पोटेंशियल डिफरेंस था उतना ही वैल्यू का ईएमएफ का बैटरी यहाँ पे जोड़ दिए हैं आप, मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। क्लियर है, 3 वोल्ट है तो ये 3 वोल्ट ऑब्वियस है ये 0 होगा, तभी तो ये फिर टोटल 3 वोल्ट यहाँ पे रहेगा। क्लियर है, तो इसका मतलब है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, इसका मतलब है कि इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब इसका आंसर 0 होगा। क्लियर है स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा 0 एम्पियर, मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर है, कैसे सोचे, हाउ टू थिंक, एज्यूम कर दे कि भाई अगर ये नहीं होता तब हम लोग चेक करके देखें कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना वोल्ट है। क्लियर है, संजोग से जब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाले बहुत आसानी से निकाल लिए, तो 3 वोल्ट आया भाई, यहाँ पे बैटरी भी 3 वोल्ट का, इसका मतलब इसके क्रॉस ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसका मतलब करंट इसमें 0 है। क्लियर है स्टूडेंट, चलिए इसका दूसरा मेथड स्टूडेंट देखते हैं हम लोग। चलिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ वाला पहले देख लेते हैं, ट्रेडिशनल मेथड यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ लूप लॉ भी से कहते हैं। चलिए स्टूडेंट इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, अब कुछ नहीं, बिना कुछ दिमाग लगाया सीधे हमको करंट इसमें भाई निकालना है, तो कहीं से भी आप कहीं से भी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से जो करंट यहाँ से जा रहा है, लेट दिस इज आई वैल्यू का करंट इस तरह से ऐसे गया आई वैल्यू का। अब क्या है कि यहाँ पर ऑब्वियस है करंट ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इधर करंट जो गया लेट दिस इज I1, तो इधर कितना करंट जाएगा स्टूडेंट I - I1। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या है कि सब जगह करंट का हम लोग वैल्यू लिख दिए हैं, कितना कितना करंट फ्लो कर रहा है हर जगह से। तो अब क्या करते हैं कि दो लूप है, एक ये ऊपर वाला लूप है, एक ये नीचे वाला लूप है। आप ये टोटल एक पूरे लूप को भी ले सकते हैं, कैसे भी है। ठीक है,
तो पर्पस हमारा स्टूडेंट I1 का वैल्यू निकालना, करंट निकालना है 10 ओम रेजिस्टर से I1 का वैल्यू निकालना। दो अननोन है I और I1, तो दो इक्वेशन मिनिमम चाहिए I1 का वैल्यू निकालने के लिए। तो चलिए दो लूप में, एक बार नीचे वाले लूप में हम लोग घूम जाते हैं, आप कैसे भी घूम सकते हैं। मान लिया चलिए हम लोग ऐसे ही मूव करते हैं, क्लॉकवाइज ही मूव करते हैं, ठीक है ना। तो इन लूप, चलिए इसका थोड़ा नाम दे देते हैं, लेट दिस इज पॉइंट A B C D। तो इन लूप A B C D A, नीचे वाला जो लूप है A B C D A, इस लूप में, ठीक है, A B C D A, इस लूप में हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। इस लूप में चलिए कहीं से भी शुरू करते हैं, इस तरह से मूव कर रहे हैं तो यहीं से शुरू करते हैं, यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग को बैटरी का क्या नेगेटिव प्लेट मिल रहा है, तो -4.5, यहाँ से आगे बढ़ गए यहाँ करंट इसमें इस तरह से मूव कर रहा है, हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, करंट भी इसमें इसी तरह से मूव कर रहा है। कितना वैल्यू का करंट मूव कर रहा है, I करंट तो इसमें फ्लो कर रहा है 3 ओम में, ठीक है। तो 3, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, +3I। प्लस साइन क्यों लिए, क्योंकि जैसे हम मूव कर रहे हैं करंट को उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए प्लस साइन ले देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, इससे करंट फ्लो कर रहा है I - I1, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस साइन लेंगे, क्योंकि जैसे मूव कर रहा है करंट भी वैसे ही। तो 6 × I - I1 V = I, इतना पोटेंशियल डिफरेंस, ये -4.5 ले चुके हैं, इक्वल्स टू 0। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के हिसाब से हम लोग नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस इस लूप में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वेशन हम लोग लिख चुके हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। ये 6I + 3I 9I, दिस विल बी -6I1, और ये -4.5 को उधर ले जाते हैं, तो दिस इज 4.5। चलिए ये इक्वेशन 1 है, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अब स्टूडेंट ऐसा करते हैं, ये ऊपर वाले लूप में घूम जाते हैं, ठीक है। लेट दिस इज पॉइंट P Q R, तो ठीक है, P Q R C P, ठीक है। नाउ इन लूप P Q R C P, अब इस लूप में देखिए हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं P Q R C P, कहीं से भी आप घूम सकते हैं। चलिए इसमें ऐसा करते हैं, हम लोग उल्टा घूम जाते हैं, कोई प्रॉब्लम है, चलिए उल्टा घूम जाते हैं। उल्टा घूम जाएंगे तो कहीं से भी शुरू कीजिए, मान लीजिए C पॉइंट से यहाँ से शुरू कीजिए, तो यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, तो पहले हमको बैटरी का नेगेटिव प्लेट मिल रहा है, तो माइनस साइन, -3, ठीक है, -3। फिर आगे बढ़े ऐसे, ध्यान दीजिएगा हम लोग ऐसे मूव कर रहे हैं, करंट इसमें I1 वैल्यू का इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है हम लोग ऐसे, तो माइनस साइन ले देंगे। कितना पोटेंशियल इसके क्रॉस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, I1 करंट फ्लो कर रहा है 10 ओम रेजिस्टेंस, तो IR मतलब कि 10I1, ठीक है। फिर ऐसे बढ़े, आगे बढ़े, फिर इसमें आए, ठीक है, यहाँ से शुरू किया, ऐसे बढ़े, यहाँ पे इसमें करंट भी ऐसे ही, हम भी ऐसे फ्लो कर रहे हैं, मतलब कि 6I - I1 = 0। क्लियर है स्टूडेंट। यहाँ से स्टूडेंट आप देख सकते हैं, दिस इज, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6I - 6I1 - 10I1 - 16I1 = ये -3 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए 6I - 6I1 - 10I1, ठीक है, -16I1, ये -3 उधर आपका गया 3। ओके, चलिए अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। हमारा टारगेट है I को हटाना, क्योंकि I1 का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो I को हटाने के लिए ऐसा करते हैं, ये 9I1, ये 9I है, ये 6I है, ठीक है। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 18I1, ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये भी 18I1 हो जाएगा, और दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सीधे ये I वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। फिजिक्स यहीं तक था स्टूडेंट, आगे सिंपल मैथ्स है, मतलब कि आप यहाँ पर लिखेंगे बाई 1 × 2 - 2 × 3। जब ऐसा करेंगे तो I वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई की है तो -12I1, ठीक है। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 16 × 3 48, और माइनस कर दिए हैं, चूंकि माइनस किए हैं तो +48I1, ठीक है। चलिए इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई तो 4.5 × 2 ये 9, ठीक है। फिर माइनस किए हैं 3 × 3 9, तो -9। ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पे इधर 36I1 = 0, 9 - 9 0, मतलब यहाँ से स्टूडेंट आप देख सकते हैं I1 का वैल्यू 0। ऑब्वियस है, आना भी चाहिए था। नेट करंट हम लोग देख रहे थे, पहले भी देख चुके थे, इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा।
क्लियर स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट तीसरा मेथड इसका देखते हैं, जो कि कंपैरेटिवली मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इजी मेथड होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ के कंपैरिजन में, यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ। अब यहाँ पर किसी स्टूडेंट को लग सकता है कि इतना मेथड जानने की क्या हो सकता है, बिल्कुल आपको जानना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डिट्टो ये क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं, ठीक है। तो कैसा सर्किट आने वाला है अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू योर टाइम मैनेजमेंट डिपेंड करेगा। बहुत बार अगर आपको बिल्कुल कुछ सिचुएशन क्लियर नहीं हो रहा है तो उसमें आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए, ये मेथड पता होना चाहिए कि कैसे लूप में इक्वेशन लिखते हैं। अगर आपके पास आपको पता चल रहा है, ठीक है, पता चल रहा है, तो आप किरचॉफ केसीएल का यूज करके आप टाइम को बचा सकते हैं, फास्ट लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ऐसा करते हैं हम लोग, इससे नेट हम लोग को करंट का वैल्यू निकालना है। तो अगेन याद कीजिए स्टूडेंट, इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए थे 36 और 37, इसके पहले का जो दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे 36 और 37, उसको देख लीजिएगा। ऑलमोस्ट सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये P और R के बीच का, अगर यहाँ पर के इसके बीच का P और Q इनफैक्ट ये दोनों सेम ही पॉइंट होगा, आप समझ रहे हैं, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकलेंगे, ठीक है। मान लेते हैं, चलिए अब हम लोग किरचॉफ केसीएल का यूज कर रहे हैं स्टूडेंट। थोड़ा सा ये सब पहले वाला हटा रहे हैं, ये आई हटा रहे हैं, सेकेंड मेथड हम लोग देख चुके हैं, ये भी हटा रहे हैं। चलिए ठीक है, सेकेंड मेथड के लिए, ठीक है, इनफैक्ट थर्ड मेथड है यहाँ का। चलिए ओके स्टूडेंट, चलिए मान लेते हैं, सबको हटाइए, ओके नाउ चलिए मान लेते हैं ये P पॉइंट है, तो फ्रॉम KCL किरचॉफ करंट लॉ एट पॉइंट P पॉइंट पे स्टूडेंट हम लोग KCL का यूज कर रहे हैं, KCL का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो मान लेते हैं अब ये नोड है, यहाँ पर तीन जगह करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लेते हैं इधर जो करंट जा रहा है दिस इज I1, इधर जो करंट जा रहा है दिस इज I2, और इधर जो करंट जा रहा है दिस इज I3। क्लियर है। तो KCL के हिसाब से I1 प्लस I2 प्लस I3, क्लियर बात है, ये तो जीरो होगा। टोटल आउटगोइंग करंट जितना है सबको जोड़ दिए, जीरो होगा। चलिए देखिए I1 को हम लिख सकते हैं, I1 को लिख सकते हैं, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर डेल्टा भी है 36 और 37, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट, सेम मेथड हम लोग यूज किए थे, तो यहाँ पर इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा, डेल्टा भी -3/10। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर डेल्टा भी है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा भी -3, ठीक है, -3 इतना इसके क्रॉस बच जाएगा। तो करंट कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय 10, तो डेल्टा भी -3/10, ठीक है। ये I2 जो करंट है, ये I2 करंट कितना होगा, ठीक है, ये Q है तो ये भी Q है, ठीक है। तो VP माइनस VQ यही डेल्टा भी है, ठीक है। तो VP माइनस VQ डेल्टा भी है, तो डेल्टा भी माइनस डेल्टा भी, यहाँ पर तो ये जीरो हो गया, तो सीधे डेल्टा भी बाई 6 पोटेंशियल डिफरेंस, ये VP माइनस VQ। यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हैं, हम लोग मान रहे हैं VP माइनस VQ को डेल्टा भी मान रहे हैं, ठीक है। टारगेट क्या है कि डेल्टा भी हम लोग देखना चाह रहे हैं कि भाई डेल्टा भी कितना है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट से कुछ अलग आ गया, 3 वोल्ट से कुछ अलग आ गया, तब इसका मतलब है कि इसके क्रॉस कुछ नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तब तो करंट का कुछ वैल्यू होगा। लेकिन चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे अभी हम लोग जान रहे हैं फिलहाल कि भाई जीरो है, इसका मतलब है कि डेल्टा भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस P और Q के बीच का भी 3 वोल्ट ही होना चाहिए। वही चेक करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो VP माइनस VQ ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डेल्टा भी मान रहे हैं, ठीक है। I2 लिख रहे हैं स्टूडेंट, अब I3, अब ये I3 के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक 4.5 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, तो VP माइनस VQ डेल्टा भी है, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कितना हो जाएगा, 3 ओम वाले रजिस्टर के क्रॉस, डेल्टा भी माइनस 4.5 प्लस डेल्टा भी माइनस 4.5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0। स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम आप ये देख रहे हैं ये मेथड को, तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन ये मेथड नॉर्मली इससे कहीं फास्ट होता है, देखिए यहाँ से बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपका ये इसका 30 हो जाएगा, तो 30 मीन्स 3 डेल्टा भी माइनस 9 प्लस 5 डेल्टा भी प्लस 10 डेल्टा भी माइनस 45 इक्वल्स टू 0। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 3 डेल्टा भी 3 5 8 18 डेल्टा भी
इक्वल्स टू 54, इसलिए डेल्टा V इक्वल्स टू 3 वोल्ट, डेल्टा V इक्वल्स टू 3 वोल्ट। क्लियर है स्टूडेंट? मतलब कि P और Q के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 3 वोल्ट है। इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में लिख रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू 10 ओम रजिस्टर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि 10 ओम रजिस्टर के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 0 है, तो मतलब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। एंड सो इसमें से जो करंट हम दिखा रहे हैं I1, ये I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0 हो जाएगा। क्लियर है? आप इसको मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, I1 इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो 0/10 इक्वल्स टू 0। क्लियर स्टूडेंट? चलिए इसमें देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। आप सोचिए कि कैसे इसको बिना पेन की सतह से तब तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, इसको मिटाते हैं। 39 के लिए ये फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। में स्टूडेंट क्वेश्चन का फाइंड द करंट इन द 3 रजिस्टर्स शोन इन द फिगर। आप देख सकते हैं इस सर्किट में 3 रजिस्टर आपको दिया हुआ है, तीनों का वैल्यू 1 ओम हर का रेजिस्टेंस का वैल्यू है, तो इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट? ऑब्वियस स्टूडेंट करंट इसमें भी 0 होगा। कैसे? इस करंट से, इस रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके लिए सिंपल कैसे सोचेंगे, तो भाई देखते हैं कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो देखिएगा इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं स्टूडेंट, मान लेते हैं लेट दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ओके, तो देखते हैं ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो ध्यान दीजिए, ए और बी के बीच का कितना होगा? -2 + 2 0। ए और बी के बीच का नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। नेट पोटेंशियल डिफरेंस जब 0 है मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर है? उसी तरह आप यहाँ पे इसके क्रॉस देखना चाहते हैं, मान लीजिए ये C है, ये D है, तो अब यहाँ भी देख सकते हैं C और D के बीच का कोई पेन का जरूरत नहीं है भाई, -2 + 2 + 2 मतलब C और D के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, मतलब कि इसमें से भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर है? अगर इसके क्रॉस देखना है तो मान लेते हैं ये E है, ये F है, तो इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस 0। आप ऐसे ही घूम जाइए, पूरा घूमने का जरूरत नहीं है, पूरा भी घूम सकते हैं बिना पेन की सहायता से, -2 + 2 + 2 यहाँ तक पहुँच के मतलब नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी घूम जाइए, -2 + 2, चूंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। हो सकता है बिगिनर्स, कोई बिगिनर्स अगर हैं तो उनको परेशानी हो सकती है, तो कैसे, इनफैक्ट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे 0 लिखा है, थोड़ा डिटेल से बता रहे हैं उस चीज को बेसिक तरीके से। मान लेते हैं लेट दिस इज पॉइंट L, लेट दिस इज पॉइंट L, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए, तो ये तो समझ रहा है कि इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस हमको जानना पड़ेगा, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब VA - VB को जानना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो VA - VB, देखिए तो स्टूडेंट ये VA - VB को लिख सकते हैं, VA - VB को VA - VL प्लस VL - VB, VA - VL प्लस VL - VB, कोई दिक्कत? -VL प्लस VL कैंसिल हो जाएगा, फिर से VA - VB बचेगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, VA - VL, VA - VL कितना है? -2 वोल्ट, तो -2, ठीक है, फिर प्लस VL - VB, VL - VB कितना है? +2 वोल्ट, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है, तो +2 = 0, मतलब VA - VB = 0। इसका मतलब ये हो गया कि A पॉइंट पर का पोटेंशियल B पॉइंट पर का पोटेंशियल VA = VB हो गया, मतलब A और B पॉइंट पर का पोटेंशियल सेम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए आप इसको और डिटेल तरीके से इसी तरीके से आप लिख सकते हैं VC - VD। ठीक है, इसी तरीके से ऑल्सो मतलब VC - VD देखना है कि V और C के बीच का पॉइंट C और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मतलब VC - VD। तो इसको ऐसे लिखे तो लिख सकते हैं VC - VD को VC - VA प्लस VA
माइनस वी प्लस वी माइनस वी। ध्यान दीजिएगा एक ही बात है, माइनस वी प्लस वी कैंसिल हो गया, माइनस वी प्लस वी कैंसिल हो गया, फाइनली आपके पास वी सी माइनस वी डी बच गया। तो इसको इतना लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, एकदम बिल्कुल बच्चा तरीके से, ठीक है। लेकिन क्लियर होना चाहिए फॉर बिगनर्स के लिए, ये आपको आना चाहिए समझ में। वी सी माइनस वी, ध्यान दीजिए वी सी माइनस वी ए, वी सी माइनस वी ए कितना होगा -2 वोल्ट, ठीक है, -2 हो गया। चलिए प्लस वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, ये तो अभी जस्ट निकाले ना, वी ए माइनस वी बी 0 है, 0 आया, ठीक है, तो 0 आ गया। वी माइनस वी डी, वी माइनस वी डी ये कितना होगा, वी माइनस वी डी प्लस, तो +2, -2 + 0 +2 = 0, मतलब वी सी माइनस वी डी आपका 0 आ गया। कहने का ये मतलब हो गया कि वी सी माइनस वी डी 0, कहने का ये मतलब हो गया कि वी सी = वी डी, मतलब सी पॉइंट पर का पोटेंशियल और डी पॉइंट पर का पोटेंशियल सेम हो गया, मतलब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। तो एग्जैक्टली उसी तरह आप देख सकते हैं, फर्दर आप चेक कर सकते हैं वी ए और ई और एफ पॉइंट पर का भी पोटेंशियल सेम होगा स्टूडेंट, सो इसमें से भी करंट का वैल्यू जो होगा 0 होगा। क्लियर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी यूज कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, कहीं से भी आप करंट का क्वेश्चन आई, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से क्या करंट जाएगा, फिर यहाँ पर डिवाइड होगा लाइक दिस। आपके पास डिफरेंट लूप है, इक्वेशन है, आप जो भी करंट यहाँ पर डिवाइड करेंगे फाइनली सबको आप सॉल्व करेंगे, लेंथी प्रोसेस, लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होगा, लेकिन जो भी है आप करके देख सकते हैं, करके देखना चाहिए आपको। तो फाइनली करंट का जो वैल्यू होगा तीनों रजिस्टर से वो 0 होगा। क्लियर स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। तो फाइनली स्टूडेंट इस मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फाइनल जो आंसर हो जाएगा, इसलिए आप लिख सकते हैं करेंट in each register current in each register is 0, this is your final answer। clear स्टूडेंट। करंट जो पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 40 अब देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 40 स्टूडेंट, यहाँ पर अगेन इस क्वेश्चन के लिए आपका एक फिगर है, लैंग्वेज आप देख सकते हैं, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ R in figure for which the current in it is 0। ठीक है, आपको एक सर्किट दिया हुआ स्टूडेंट, and the circuit is like this। Circuit is like this। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में आपके पास ये 5 रजिस्टर्स हैं, टोटल 5 रजिस्टर का एक कॉम्बिनेशन है, 10 5 ओम, और ये आर यहाँ पर है, आर वैल्यू का जो रजिस्टर है, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर इन फिगर फॉर विच द करंट इन इट इज 0। आर का क्या वैल्यू होना चाहिए सो दैट कि इसमें करंट का वैल्यू 0 हो जाए, फॉर विच द करंट इन इट इज 0, इसमें करंट का वैल्यू 0 हो जाए। ओके, आप देख सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर जो भी आप रजिस्टर है, 6 वोल्ट का एक बैटरी है, एक अमीटर आपका लगा हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए स्टूडेंट, बहुत ही आसान है ये जो आपका कॉम्बिनेशन है, इनफैक्ट दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए दोनों का, 10 × 5 और ये भी है 10 × 5 इक्वल्स टू 10 × 5, मतलब 50 इक्वल्स टू 50। कहने का मतलब है ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया तो इस पॉइंट पर का और इस पॉइंट पर का पोटेंशियल सेम होगा। मतलब अगर मान लिया ये M पॉइंट है और ये N पॉइंट है, इसीलिए इसका मतलब ये हो गया कि M पॉइंट पर का पोटेंशियल और N पॉइंट पर का पोटेंशियल सेम हो गया, मतलब कि दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर स्टूडेंट। और जब करंट फ्लो नहीं करेगा मतलब कि R का कुछ भी यहाँ पर आप वैल्यू दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। R के किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ R, तो इनफैक्ट किसी भी वैल्यू के लिए क्या है कि इसमें करंट जो है 0 होगा, तो R का कोई भी वैल्यू हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई वैल्यू ऑफ R। ओके, चलिए ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पर ये क्वेश्चन था। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41।
क्वेश्चन नंबर 41 अगेन इस क्वेश्चन के लैंग्वेज आप देख सकते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट्स शोन इन फिगर। ओके, इस क्वेश्चन का दो पार्ट है स्टूडेंट, बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी ईच रजिस्टर हैज अ रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ओके, पहला पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। पहले पार्ट के लिए जो फिगर है आपका लाइक दिस, चलिए हर का रजिस्टर का वैल्यू जो है स्मॉल आर है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ओके, एंड दिस इज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई कि सर बोले थे कि पेन की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस है पेन की जरूरत नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन में भी पेन की आवश्यकता नहीं थी। आप उसको जब पहचान रहे हैं कि ये बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज है तो फिर जरूरत नहीं है, समझाने के लिए यूज किया गया है। ओके, नाउ लेट दिस इज ए स्मॉल आर, नहीं लेट एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, ये ए और बी दो पॉइंट आप देख सकते हैं और इसी दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टूडेंट हम लोगों को निकालना है। अगेन इस क्वेश्चन को भी बिना पेन की सहायता से आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। 2-3 मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं एक एक करके बिना पेन की सहायता से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ध्यान दीजिए, आप इसको नोटिस कीजिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो इसका जो इतना पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला, ये लाइन छोड़ के ये ऊपर वाला ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगेन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, आर इंटू आर इक्वल्स टू आर इंटू आर। और जब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा, मतलब आप इसको हटा सकते हैं। जब आप इसको हटा दिए तो सिंपल आर और ये आर दोनों सीरीज में हो गया, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R। अगेन ये भी दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, ठीक है। ऑब्वियस है किसी को अगर परेशानी है तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे। जो लोगों का थोड़ा सा प्रैक्टिस है वो तेजी से मेरी बात को कैच कर रहे होंगे। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, आप भी कैच कर लेंगे, ठीक है। तो ये आर और ये आर सीरीज में 2R हो गया, ये भी आर सीरीज में 2R, ये 2R और ये 2R पैरेलल में R हो गया। अब वो R और ये R आपका फिर से पैरेलल में हो गया, तो R/2, मतलब इसका आंसर हो जाएगा R/2। क्लियर है स्टूडेंट? 41 का हम लोग देख रहे हैं पार्ट ई। चलिए इसको थोड़ा डिटेल सब देख लेते हैं स्टूडेंट, कैसे इसको देखते हैं। इनफैक्ट कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कैसे, थोड़ा सा हल्का सा घुमा कर दिया गया है। ध्यान दीजिए, ये जो सर्किट है, क्या इसको ऐसे बना सकते हैं क्या? ओके, नाउ लेट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये पॉइंट अगर O है तो ये पॉइंट हम O दिखा रहे हैं, ठीक है। ये R और ये R, ये R और ये R, ऐसा है कि ये जो पॉइंट है इसको घसका के ऐसे लेंगे, ठीक है। दिस इज योर पॉइंट B। ओके, इसको ऐसा बना सकते हैं ना, इस पॉइंट को थोड़ा सा ऐसे घींच कर लेंगे, ठीक है। यहाँ O से एक ये R और एक ये R ऐसे आया, ये आपका पॉइंट, ये अगर आपका पॉइंट S है तो ये पॉइंट S है। क्लियर है? एकदम सेम फिगर, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट A है आपका, ठीक है। ये दोनों वाला रजिस्टर है, ठीक है, ये दोनों वाला रजिस्टर है। और ये नीचे वाला जो है, ध्यान दीजिए, A और B के बीच में जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसको कुछ इस तरह से हम लोग बना देते हैं। मेथड 2 हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट, क्लियर? ये इसको नीचे में ऐसे बना दिए, कोई कंफ्यूजन? सेम फिगर है, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों जो है इसको, इस पॉइंट को A को ऐसे थोड़ा सा ले गए तो ये वाला सर्किट भी ऐसे आ गया, इस तरह से ये गोल हो गया। B को भी थोड़ा सा ऐसे उठा कर लेगा। अब यहाँ से बहुत ही क्लियरली विजिबल ये दिख रहा है कि ये आपका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, R इंटू आर इक्वल्स टू आर इंटू आर। सो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। जब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसको स्टूडेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, जब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा तो इनफैक्ट आप सर्किट को ऐसे बना सकते हैं।
अब ये आप इसको सीधे हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आर हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, आर हो गया, आर हो गया। क्लियर है? इसको हम हटा दिए। अब जब इसको हटा दिया भाई तो बहुत ही आसान है, ये दोनों सीरीज में ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जब सीरीज में है तो देखिए ऊपर में ये दोनों के जगह पे एक ही, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ये ऊपर में ये दोनों के जगह पे एक ही रख देते हैं। कितना वैल्यू का? 2R वैल्यू का। सेम काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नाउ ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, जो करंट इससे जाएगा वही इससे जाएगा, ठीक है, दोनों सीरीज में। अब ये दोनों के जगह पे R प्लस R 2R, फिर से यहाँ पर एक और रख देते हैं 2R, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी एक इसके साथ इस तरह से नीचे में है R, ठीक है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा तो दिक्कत होगा। 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट। सबको सॉल्व करके फिर से उल्टा कीजिए, नहीं उतना नहीं। देखिए ना यहाँ पे आसानी से आप कर सकते हैं, ये 2R और ये 2R है तो तीनों पैरेलल में। ऐसा करते हैं स्टेप बाय स्टेप, पहले ये दोनों 2R की जगह पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे, पैरेलल में है तो सीधे क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू का है तो उसका हाफ हो जाता है, तो 2R/2 मतलब ये दोनों की जगह पे हो जाएगा R, ठीक है। मतलब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये दोनों के जगह पे एक ही लगा दीजिए R वैल्यू का। एक R वैल्यू का पहले से नीचे में है, एक R का पहले से है, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। अब देख सकते हैं आप यहाँ से 2 R वैल्यू का है, दोनों पैरेलल में है, इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A B के बीच में R A B आप उसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दोनों सेम वैल्यू का है, मतलब R/2। क्लियर स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट देखते हैं इसको और भी मेथड से, और भी किस मेथड से बना सकते हैं। अभी और दूसरे मेथड से बना सकते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। दिस इज योर ओरिजिनल फिगर, ओके। चलिए मेथड 3 हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट, इसको कैसे बना सकते हैं। मेथड 3 एक ये जो मेथड अभी बताने जा रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट, यूजिंग मेथड ऑफ सिमेट्रिसिटी, यूजिंग मेथड ऑफ सिमेट्री। ये इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि कोई स्पेशल नहीं, कॉमन मेथड ही है। बहुत बार ये मेथड हम लोग तब यूज करते हैं स्टूडेंट जब हमारा जो डायग्राम, जो सर्किट दिया गया है उसमें कोई सिमेट्रिसिटी नजर आ रहा हो। अगर कोई सिमेट्रिसिटी है या नजर आ रहा होता है तो उस केस में ये कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं। क्या है ये कंसेप्ट और इसको कैसे यूज करते हैं, चलिए इस चीज को समझते हैं। पहले ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि ये जो सर्किट आपका दिया हुआ है, क्या इसमें कुछ आपको कुछ सिमेट्रिक वाला कुछ नेचर नजर आ रहा है? कुछ ध्यान से देखिए, इसमें सिमेट्रिक वाला नेचर है। क्या है? ध्यान से देखिए। अगर इसको सपोज कीजिए यहाँ पर, इसको बीचों बीच यहाँ पर अगर एक मिरर रख दे तो उस मिरर का दोनों तरफ अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज इधर, या इधर अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज इधर। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सेम, डिट्टो सेम है यहाँ पे। अगर ज़्यादा आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसा करते हैं ना, ये R है ना तो इसको हाफ कर दीजिए, इधर भी R/2 कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ भी R/2 कर दीजिए। अब तो ठीक है, दोनों मिलके R हो गया, दोनों सीरीज में हो गया, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए बिल्कुल सिमेट्रिक है। इसके अबाउट यहाँ पर मिरर रखते हैं तो मिरर इमेज बिल्कुल दोनों तरफ सेम है, चलिए ठीक है। अब इस सिमेट्रिसिटी, ये वाला जो इसका नेचर जो दिख रहा है, इससे फायदा क्या और इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट कैसे, जब भी वन थिंग, पहले तो हम लोग ये चेक कर ले कि भाई इसमें सिमेट्रिसिटी वाला नेचर है, प्रॉपर्टी दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब दूसरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। जिस दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो एज्यूम कीजिए कि कोई बैटरी कनेक्टेड है। यहाँ पर मान लेते हैं कि भाई कोई बैटरी यहाँ पर इस तरह से कनेक्टेड है, जिसका EMF मान लेते हैं E है। चलिए ठीक है, करंट यहाँ से इस तरह से डिलीवर हुआ, करंट यहाँ से ऐसे जाएगा। मान लेते हैं ये करंट जो है इसमें, इसका वैल्यू है, यहाँ से जो करंट इंटर कर रहा है उसका वैल्यू है I। अब ध्यान दीजिए भाई, ये इसके अबाउट सिमेट्रिक है, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो निश्चित रूप से अगर यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि यहाँ से I करंट गया तो यहाँ से भी I करंट निकलेगा। चलिए ठीक है, अब जब सिमेट्रिक है, दोनों तरफ बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो अगर इसमें I1 करंट गया है, इसमें I2 करंट गया है, इसमें I3 करंट गया है, तो बिल्कुल सेम इधर से भी
आउट होना चाहिए। इधर से I3 गया है तो इधर से भी यहाँ पे I3 जाना चाहिए, इधर से I1 गया है तो यहाँ से भी I1 करंट फाइनली यहाँ पर पहुंचना चाहिए, चाहे जैसे भी घूम फिर के, उससे वो पता नहीं है। अगर यहाँ से I2 गया है तो इधर भी, चूंकि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, घूम फिर कर बीच में जितना भी रजिस्टर मिल रहा है सबका रेजिस्टेंस सेम है, क्यों एवरीथिंग सेम, तो यहाँ भी इधर I2 गया है तो इधर भी I2 जाएगा। क्लियर है? तो ये सिमेट्रिसिटी के प्रॉपर्टी के आधार पे हम लोग करंट को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये हम लोग कंक्लूजन निकाले कि यहाँ से I1 गया तो निश्चित रूप से यहाँ भी I1 होगा। अगर इसमें I2 गया है इस सेक्शन में तो इधर से भी I2 यहाँ पे फाइनली आउट होना चाहिए, यहाँ से I3 तो यहाँ से भी I3। अब इसके आधार पे देखिए बहुत आसानी से हम लोग ये समझ लेते हैं कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, पक्का बात है, यहाँ तो चलिए ये तो रेजिस्टेंस, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, ये तो सीरीज में है, ये तो इनफैक्ट एक ही था R जिसको हम R/2 करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ ये I2 गया और यहाँ भी I2 गया, I2 यहाँ से गया और यहाँ गया, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। साथ ही साथ इधर से I3 गया और ये I3 यहाँ भी आया, I3 गया इधर भी I3 आया, इसका मतलब है कि करंट यहाँ भी डिवाइड नहीं हुआ है। इसका मतलब हम ये समझ गए कि भाई करंट का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। यहाँ पे I2 गया, सीधे I2 ऐसे जाके ऐसे चला आया है, ये I3 भी जो है ये सीधे ऐसे गया और सीधे ऐसे चला आया, सीधे ऐसे जाके I3 जो है इस तरह से चला आया है, I2 इस तरह से और I1 तो इस तरह से है ही। इसका मतलब है कि ये बीच वाला रेजिस्टेंस का कोई काम ही नहीं है, बीच वाला जो रेजिस्टेंस है उसका कोई काम नहीं है। इनफैक्ट मतलब कि इस सर्किट को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ये A हो गया, दिस इज B, यहाँ पर ये R हो गया, ये भी 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 R हो गया, और ये तो R था ही, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये R ही था टोटल, जिसको हम R/2 कर दिए थे सीरीज में, सिमेट्रिसिटी को क्लियर से समझने के लिए, R/2 क्लियर है, तो ये R था। ठीक है, अब भाई ये जब रेजिस्टेंस यहाँ से हट गया है, इसका मतलब जो करंट इसमें ये I1 ये I3 गया, ये I3 इसी में आएगा। ठीक है, ये I2 गया तो ये I2 इसमें आया, I2 इसमें, ये I1 गया तो ये I1 इसमें आया। इसका मतलब है ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये फिर इसके साथ टोटल के साथ पैरेलल में, जैसा कि इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। मतलब सिंपल हमारे सामने सिचुएशन हो गया, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, सबसे ऊपर में R और सीरीज में, तो ये हो गया, इसका इक्विवेलेंट हो गया 2R। ठीक है, ये और ये दोनों का भी इक्विवेलेंट हो गया 2R। एक तीसरा वाला तो R वैल्यू का है ही, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसा कि पहले में किए थे, कितना आ रहा था RAB R/2। अब आ गया समझ रहे हैं, क्लियर स्टूडेंट। चलिए ये तो हो गया तीसरा मेथड। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एक और भी मेथड से बना सकते हैं, जो कि इनफैक्ट यहाँ पे आपको पढ़ना ही नहीं है। स्टार डेल्टा कन्वर्शन होता है, स्टार डेल्टा कन्वर्शन के आधार पर भी बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है और जो कि आप जब इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट या सेकंड ईयर में ही वो चीज़ आ जाता है, तो वहाँ पर आप देखेंगे। क्लियर स्टूडेंट, चलिए देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका एक और भी पार्ट था 41 का B, इसका एक और भी पार्ट है, का B। इस क्वेश्चन का इनफैक्ट ये सर्किट आपको बनाते हैं, ये सर्किट आपका है, पहले तो एक रेगुलर हेक्सागन, ओके रेगुलर हेक्सागन, ओके रेगुलर हेक्सागन है, देयर आफ्टर ये दिस इज योर पॉइंट A, पॉइंट B, ओके एंड लाइक दिस, ओके इस तरह का सिचुएशन है स्टूडेंट। चलिए सब जो रेजिस्टेंस है, सबका रेजिस्टेंस का वैल्यू है स्टूडेंट R, ओके A और B पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टूडेंट हमें निकालना है।
आर। ओके ना, चलिए ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टूडेंट हमें निकालना है। अब अगेन जैसा कि हम लोग पहले देखे थे मेथड ऑफ सिमेट्री में, यहाँ पर भी कुछ सिमेट्रिसिटी नजर आ रहा है स्टूडेंट, बिल्कुल नजर आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, अगर आप मिरर को इस ए बी इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अक्रॉस अगर आप रखते हैं तो बिल्कुल जैसा ऊपर में है एग्जैक्टली वैसा नीचे में है। अगर ऊपर वाला ये ऑब्जेक्ट है तो एग्जैक्टली उसका इमेज नीचे में ऐसा है बनेगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो बिल्कुल सिमेट्रिक है, जैसा ऊपर में वैसा नीचे में। क्लियर है? तो क्या करेंगे, मान लेते हैं ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अगेन ये बी पार्ट हम लोग देख रहे हैं 41 का स्टूडेंट। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक बैटरी को इस तरह से कनेक्ट कर दिए। चलिए भाई ठीक है, ओके, बैटरी को कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ से मान लिया कि आई करंट जा रहा है, यहाँ से आई करंट इन करेगा, आई करंट, तो यहाँ भी आई करंट क्या होगा, आउट होगा। चलिए इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अब जब बिल्कुल सिमेट्रिक है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, मान लिया अगर I1 करंट यहाँ से इस तरह से गया है तो जो भी है घूम फिर कर यहाँ से भी I1 करंट आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर I2 करंट इधर इन हुआ है तो घूम फिर कर बिल्कुल, चूंकि बिल्कुल सिमेट्रिक है, हर जगह रेजिस्टेंस का भी वैल्यू सेम है, तो यहाँ भी I2 करंट आना चाहिए। और अगर इसमें I3 करंट गया है तो यहाँ भी इस तरह से I3 करंट आउट होना चाहिए, सो डैट कि फिर से तीनों मिलकर हमको सेम करंट I दे दे। क्लियर है? मेथड ऑफ सिमेट्रिसिटी के हिसाब से हम लोग ये डिसाइड कर दिए कि भाई अगर इसमें I1 करंट गया है तो इसमें भी I1, अगर इसमें I3 गया है इसमें भी I3, अगर इसमें I2 गया है तो इसमें भी I2। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो करंट जैसे भी फाइनली डिस्ट्रीब्यूट होगा बाहर अंदर, कहीं भी अंदर में जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा हमको पता नहीं है, लेकिन पक्का बात है भाई कि फाइनली फिर से ये सिचुएशन होना चाहिए। एग्जैक्टली सेम है, सब चीज सेम है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए तो ध्यान दीजिए, जब यहाँ से ये I3 करंट गया और इसमें यहाँ पर ये I3 करंट आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट? इसका ये मतलब हुआ कि I3 करंट सीधे ऐसे पास कर गया, सीधे इस तरह से पास कर गया। सीधे जब पास कर गया इसका मतलब ये है करंट यहाँ पर डिवाइड हुआ ही नहीं है। तो इनफैक्ट ये जो पॉइंट है, इनफैक्ट आप इसको मान सकते हैं कि ये कनेक्टेड है ही नहीं, ये कुछ इस तरह का सिचुएशन होगा, ठीक है। उसी तरह ये तो इधर भी डिवाइड नहीं हुआ है, तो यहाँ भी हम मान सकते हैं कि इनफैक्ट सिचुएशन कुछ इस तरह का होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए ठीक है। अब देखिए, अब ये सर्किट बहुत ही आसान हो चुका है स्टूडेंट, कि I1 गया, ठीक है, I3 गया, I1 जो भी है, ठीक है। अब ये बहुत ही आसान हो चुका है। ए और बी के बीच का निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ध्यान दीजिए, अब ये तो क्लियर हो गया कि ये आर और ये आर आपका सीरीज में होगा, आपका सीरीज में होगा। तो कितना दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा? 2R हो जाएगा। और उस 2R के साथ ये पैरेलल में होगा। मतलब कि अगर मान लिया ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ठीक है, तो P और Q के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, P और Q के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RPQ लिख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये 2R R प्लस R, 2R और ये R, 2R और पैरेलल में है, तो 2R इंटू R डिवाइडेड बाई 2R प्लस R, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। क्लियर है? डायरेक्ट यूज कर रहे हैं फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2R बाई 3, ठीक है। ये 2R बाई 3 हो जाएगा। जब ये 2R बाई 3 मतलब ये तीनों के जगह पे हम एक ही वैल्यू का रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस लिख सकते हैं? 2R बाई 3। ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब ये तीनों की जगह पे एक ही रेजिस्टेंस 2R बाई 3 लिख दिए, मतलब P और Q के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए 2R बाई 3। अब ये 2R बाई 3, ये R और ये R आपका सीरीज में हो गया। क्लियर है? मतलब की बात करें अगर इस ऊपर में जो पूरा सेक्शन है, तो ऊपर में ये तीनों के जगह पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा, ऊपर में ये A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, ऊपर में ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 2R बाई 3 प्लस R प्लस R, सीरीज में हो गया, प्लस R मतलब 2R बाई 3 प्लस 2R मतलब 8R बाई 3। मतलब ये जो रेजिस्टेंस स्टूडेंट हो जाएगा,
ये रेजिस्टेंस का यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा 8R/3। क्लियर है स्टूडेंट? ध्यान दीजिएगा, अब ऊपर वाला पूरा हम लोग सॉल्व करते हैं, एग्जैक्टली नीचे भी वैसा ही है, सेम सिचुएशन है, तो नीचे में भी तो इसी तरह से कर सकते हैं ना। इसको भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी 8R/3 आएगा। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, चलिए ये बीच में जो ये वाला जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली जो है ये R+R सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R। क्लियर है स्टूडेंट? अब ध्यान दीजिए, ये तीनों आपका फिर पैरेलल में है, तीनों पैरेलल में है, तो तीनों पैरेलल में, तो यहाँ पर अगेन जैसा कि अभी जस्ट इसके साथ एक दो क्वेश्चन पहले किए थे, यहाँ पर ये 8R/3 चूंकि जब दोनों सेम है तो डायरेक्ट हम लोग ऐसा करते हैं ना, पहले ये 8R/3 की जगह पे एक ही रख देते हैं। कितना रख देते हैं स्टूडेंट? कितना रख देते हैं? इसका हाफ कर दीजिए, 4R/3 और एक रेजिस्टेंस तो आपका 2R वाला डायरेक्ट है, 2R वाला डायरेक्ट है। ये 4R/3 कैसे आया? ये आपका आया है 8R/3 डिवाइडेड बाई 2 करके, चूंकि दोनों पैरेलल में है, दोनों का वैल्यू सेम है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों का कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा डायरेक्ट, तो 4R/3। फाइनली अब दो रेजिस्टेंस मेरे पास बच चुका है, 4R/3 और 2R, और दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है, तो इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टूडेंट हम लोग निकाल देंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? दोनों पैरेलल में है, तो 2R × 4R/3 डिवाइडेड बाई 2R + 4R/3, दिस इज 8R² ऊपर में हो गया 8R²/3, नीचे में हो जाएगा 10R/3, तो 3/10R। इसको सॉल्व करेंगे तो 4R/5 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 41 का बी 4R/5। क्लियर स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 अगेन इसके लिए भी एक डायग्राम आपको यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट। फाइंड द करेंट मेजर्ड इन द एमीटर इन द सर्किट शोन इन द फिगर। ओके, ये कुछ इस तरह का आपका दिया हुआ है। ओके चलो ठीक है, यहाँ पर 10 ओम का लगा हुआ है, यहाँ भी 10 ओम, ओके। और यहाँ जो बीच में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दिस जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस है 50 ओम। ओके चलिए ठीक है, ये फाइनली कनेक्टेड है। एक आपका यहाँ पे मान लेते हैं दिस इज बैटरी, 6 वोल्ट का एक बैटरी है, ये एमीटर है ना। ओके चलिए ठीक है स्टूडेंट। ओके चलिए क्वेश्चन का है फाइंड द करंट मेजर्ड बाय द एमीटर इन द सर्किट शोन इन द फिगर। मेजर्ड बाय द एमीटर इन द सर्किट शोन इन द फिगर। अच्छा ठीक है, यहाँ पर कितना करंट, इस एमीटर से कितना करंट जो करंट फ्लो कर रहा है उसका वैल्यू निकालना है। स्टूडेंट मान लेते हैं कि अगर ये आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ से बैटरी से आई करंट डिलीवर हुआ है, फाइनली आई करंट इन करेगा और यहाँ भी फाइनली आई करंट आपका आउट होगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आई करंट आउट होगा तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि मतलब फाइनली हमें आई का वैल्यू निकालना है। आई का वैल्यू स्टूडेंट हमें निकालना है, आई का वैल्यू स्टूडेंट हमें निकालना है। सीधा साधा बात है स्टूडेंट, कैसे सोचेंगे, हाउ टू थिंक, हमें फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये सब का टोटल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ले टोटल का, तो ये सबके जगह पे एक रेजिस्टेंस रख देंगे, मान लिया कि उसका वैल्यू आर आएगा, आर, ठीक है, आर ओम, तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू वी बाई आर, तो 6/R।
ये मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकालना होगा स्टूडेंट, ये तो क्लियर बात है स्टूडेंट। चलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर जो करंट आएगा, यहाँ पर कुछ सिमेट्रिसिटी नजर आ रहा है स्टूडेंट, बिल्कुल सिमेट्रिक है, ध्यान दीजिए सिमेट्रिक है। अगर इस लाइन के अबाउट आप इसके बीचों बीच इस तरह से देखिए, बीचों बीच इस तरह से देखिए तो ये सिमेट्रिक है, जैसा ऊपर में एग्जैक्टली वैसा नीचे में, जैसा ऊपर में एग्जैक्टली वैसा नीचे में। अगर कंफ्यूजन हो रहा है इस 50 ओम को लेकर तो चलिए इसको ऐसा कीजिए ना, दो पार्ट में इसको बांट दीजिए, इसको दो पार्ट में बांट दीजिए। मान ले इधर भी 25 ओम कर दीजिए और इधर भी 25 ओम कर दीजिए, 25 ये 50 हो गया ना। चलिए इसको भी 25 कर दीजिए, अगर मान ले कंफ्यूजन हो रहा है तो 25 ठीक है, 25। अब ध्यान दीजिए तो इसमें कुछ सिमेट्रिसिटी आपको नजर आ रहा है इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल सिमेट्रिक है, एग्जैक्टली जैसा ऊपर में है, जैसा ऊपर में है वैसा नीचे में है, वैसा नीचे में है। मतलब स्टूडेंट ये हुआ, जैसा कि अभी हम लोग जस्ट पहले वाले मेथड में देखे थे कि करंट यहाँ पर, करंट का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पर कुछ करंट मान लिया I1 करंट उधर गया और इधर मान लेते हैं I2 करंट गया, क्लियर बात है। तो निश्चित रूप से घूम फिर कर बिल्कुल चूंकि सिमेट्रिक है इस लाइन के अबाउट, ठीक है, तो यहाँ भी निश्चित रूप से फिर I1 करंट आना चाहिए, इधर I1 करंट गया तो इधर भी यहाँ से भी फाइनली I1 करंट आना चाहिए। इधर जब I2 गया था तो घूम फिर कर फाइनली भी यहाँ भी I2 करंट आना चाहिए, क्लियर बात है। अब समझिएगा स्टूडेंट, जब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, अच्छा बिल्कुल सेम है, तो इनफैक्ट स्टूडेंट क्या होगा, इनफैक्ट क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर करंट इक्वली डिवाइड होगा, ये I1 और I2 का वैल्यू बिल्कुल सेम होगा, एग्जैक्टली सेम है, सब जगह रेजिस्टेंस का भी वैल्यू सेम है, मतलब करंट यहाँ पर इक्वली डिवाइड होगा। मतलब कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इधर I/2 हाफ करंट इधर जाएगा और हाफ करंट इधर जाएगा, ठीक है, मतलब I1 I2 दोनों का वैल्यू हाफ होगा, I/2 होगा, इधर भी I/2 और यहाँ भी I/2। ये तो क्लियर बात है, सिमेट्रिसिटी से इतना हम समझ सकते हैं। हाफ करंट गया, अब जब हाफ करंट गया है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, हाफ करंट गया है स्टूडेंट, तो मान लेते हैं अगर ये पॉइंट ए है, इनफैक्ट यहाँ पर ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, देखिए बहुत ही क्लियर है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन लगता है हम लोग पहला ही क्वेश्चन आज किए हैं, इस तरह का क्वेश्चन, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, ए और बी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा, इसमें I/2 करंट गया, मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, I/2 इंटू 10, ठीक है, मतलब 5I, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, I/2 इंटू 10 5I पोटेंशियल डिफरेंस सेम, मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे, देखिए तो ये इस चीज को अगर मान लेते हैं ये पॉइंट P है, अगर ये पॉइंट P है तो इसको ऐसा लिख, ये एक बात तो क्लियर है स्टूडेंट, VP माइनस VA, VP माइनस VA इक्वल्स टू VP माइनस VB इक्वल्स टू VP माइनस VB, ठीक है, इक्वल्स टू थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लिखें, देखिए VP माइनस VA इक्वल्स टू VP माइनस VB इक्वल्स टू VP माइनस VB इक्वल्स टू कितना, I/2 इंटू 10, ठीक है, मतलब कि 5I, क्लियर है। इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस 5I, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 5I। ध्यान दीजिएगा यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, जब VP माइनस VA इक्वल्स टू VP माइनस VB, मतलब VP और VP कैंसिल हो गया, मतलब माइनस VA इक्वल्स टू माइनस VB, मतलब VA इक्वल्स टू VP, कैसा होगा, क्लियर है। यहाँ से A और B पॉइंट पर के बीच का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा स्टूडेंट तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्लियर स्टूडेंट। उसी तरह आप यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये पॉइंट L है और ये पॉइंट अगर M है, ठीक है, और इस पॉइंट को अगर N मान लेते हैं तो देखिए उसी तरह हम लोग क्लियरली यहाँ पर लिख सकते हैं, सिमिलरली
ये थोड़ा बेसिक तरीके से आपको समझाना है तो ऑब्वियसली इसलिए ये टाइम थोड़ा लग रहा है। अगर अदरवाइज आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि जब आपका प्रैक्टिस होगा तो बहुत आसानी से, इतना लिखने का जरूरत नहीं है भाई कि करंट तो इक्वली डिवाइड होगा। जब करंट इक्वली डिवाइड होगा, रेजिस्टेंस सेम है सब जगह, ठीक है, तो इसके क्रॉस जितना पोटेंशियल उतना इसके क्रॉस पोटेंशियल, मतलब कि क्या होगा फाइनली ए और बी पर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, मतलब कि इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। बहुत तेजी से आप करेंगे, ठीक है। सिमिलरली देखिए यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं जितना इसके क्रॉस पोटेंशियल मतलब VL माइनस VN जितना होगा उतना ही VM माइनस VN होगा, मतलब कि VL माइनस VN इक्वल्स टू VL माइनस VN इक्वल्स टू VM माइनस VN, VM माइनस VN। और ये कितना, इसका इनफैक्ट वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, कितना होगा I/2 इंटू 10, इसमें भी I/2 इंटू 10, I/2 इंटू 10, मतलब कि 5I। मतलब यहां से आप समझ सकते हैं VL माइनस VN इक्वल टू VM माइनस VN, VN और VN कैंसिल होगा, मतलब कि फाइनली VL इक्वल्स टू VM, मतलब L पॉइंट पर का पोटेंशियल और M पॉइंट पर का पोटेंशियल दोनों सेम है, मतलब कि करंट इसमें भी फ्लो नहीं करेगा। स्टूडेंट जब करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा इस सेक्शन में तब हमारा ये सर्किट स्टूडेंट बहुत ही सिंपल हो जाता है। ये सर्किट एग्जैक्टली कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, आप इस सर्किट को बहुत ही आसानी से फिर इस तरह से डायरेक्ट आप लिखेंगे। अब ये दोनों चूंकि रेजिस्टेंस हट चुका है तो मेरा यहाँ पर ये ऊपर वाला तीनों रेजिस्टेंस है स्टूडेंट, ऊपर का तीनों रेजिस्टेंस और नीचे का तीनों जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, ये एग्जैक्टली मेरा इस तरह का फिगर हो जाएगा। यहाँ पर फाइनली आपका इस तरह से बैटरी लगा हुआ है, ये आमीटर है लाइक दिस। मतलब समझ सकते हैं कि बहुत ही आसान हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, इसका ये 6 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया 10 + 10 + 10 30, और ये 10 + 10 + 10 30 ओम ऊपर में, 30 ओम नीचे में, सेम है, पैरेलल में है, तो कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 30/2, मतलब 15। मतलब इसको फाइनली एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं, ये 15 ओम का रेजिस्टेंस हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये बैटरी आपका जिसका ईएमएफ 6 वोल्ट है, ये कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आमीटर जो लगा हुआ है इसे कितना करंट फ्लो करेगा निकाल लेंगे आसानी से स्टूडेंट। I = ओम्स लॉ से V/R, तो 6/15, दिस इज 0.4 एम्पियर इज योर आंसर। इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट। चलिए ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।